बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 7 और उसके अंदर हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो डिस्कस करना है। वैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है हमने 9th क्लास के अंदर भी डिस्कस कर रखा है, तो अगर आप वो तैयार कर लेते हैं, कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, जो चीज़ें आपने यहाँ से तैयार करनी है तो यहाँ से तैयार कर लेना है। और अगर आपको 9th वाला याद है तो 9th वाला याद करके और कुछ पॉइंट्स जो है ना यहाँ से आपने कर लेने हैं, ठीक है जी। अगर आप ये वाला करना चाहते हैं ये वाला कर सकते हैं, और 9th वाला अगर आपको याद है कुछ पॉइंट्स जो है ना इजाफी ऐड करके और आप 9th वाला भी याद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो बेसिकली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस से मंसूब है कि हम न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है उसके अंदर हम करते हैं, ठीक है जी। और वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कह देते हैं उसको, या तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कह देते हैं, या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कह देते हैं, या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें अल्फा पार्टिकल को हम स्कैटर करते हैं और उसकी मदद से ही न्यूक्लियस को हम देख रहे होते हैं कि न्यूक्लियस मौजूद है एटम के अंदर या नहीं मौजूद। तो ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ये लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था 1911 के अंदर जो है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, ठीक है जी। तो जो रदरफोर्ड था उसने कैसे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, बेसिकली उसने किया क्या था, उसने पहले जो है अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स लिया था, और अल्फ़ा पार्टिकल का कोई भी सोर्स हो सकता है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होना चाहिए, जैसे पोलोनियम जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स जो है वो ले सकते हैं। और उसको उसने जो स्टोर किया था वो किसके अंदर स्टोर किया था, लेड बॉक्स के अंदर स्टोर किया था। अब लेड बॉक्स के अंदर स्टोर करने का मकसद ये था क्योंकि ये जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं ये रेडिएशंस होती है, और स्किन के लिए या बाकी जो है ना इंसानों के लिए, बाकी जानदारों के लिए क्या है, ये नुकसानदेह हैं। तो इसलिए इसको क्या करना है, आपने इसको लेड बॉक्स के अंदर हमने क्या करना है, इसको सेव करके रखना है, और वहीं से हमने क्या करना है, अल्फ़ा पार्टिकल्स को निकालना है। तो अल्फ़ा पार्टिकल वहाँ से निकलते हैं और फिर वो क्या करते हैं, थिन मेटल फॉइल, गोल्ड फॉइल ज़्यादातर उसने यूज़ की थी, और उसकी जो विड्थ थी वो कितनी थी, हमारे पास 0.40 है, हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 0.404 सेंटीमीटर जो है गोल्ड फॉइल उसने ली थी। और आगे जो है उसने डिटेक्टर के तौर पर किस चीज़ को यूज़ किया था जो कि रेडिएशंस को देखेगा, तो आगे उसने एक सर्कुलर फोटोग्राफिक स्क्रीन इस्तेमाल की थी, और फोटोग्राफिक स्क्रीन को कोट किस चीज़ से किया गया था, वो जिंक सल्फाइड से कोट किया गया था। और जिंक सल्फाइड से कोट करने का मकसद ये था ताकि हम रेडिएशन को देख सकें कि अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे, या कौन से एंगल पर पहुँच रहे हैं, सीधे पहुँचे हैं या थोड़ा सा मुड़ के पहुँचे हैं या पहुँचे ही नहीं हैं, ये हमने देखना था, ठीक है जी। तो ये एक्सपेरिमेंट था। तो ऑब्जर्वेशन जो है बेसिकली हम यहाँ से ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल्स या हीलियम एटम के न्यूक्लियस, ये मैंने आपको न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के अंदर अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में बताया था। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के अंदर जाके देख सकते हैं इसको। तो हीलियम एटम न्यूक्लियस या अल्फ़ा पार्टिकल, उसे क्या कहते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स कहते हैं बेसिकली। तो ये क्या होता है, हीलियम एटम जो होता है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो सिर्फ न्यूक्लियस बचता है, जिसे हम हीलियम एटम का न्यूक्लियस कहते हैं, और उसको बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ही मौजूद होते हैं। अब ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है हमने क्या किया, ये हमारे पास गोल्ड की फॉइल है, इसके अंदर एटम्स मौजूद है, ठीक है जी। ये क्या है, थिन गोल्ड फॉइल है, इसके अंदर एटम्स मौजूद है, इस पर गिरा है। अब होता क्या है, ऑब्जर्वेशन जो है, 3 ऑब्जर्वेशन, मेजर ऑब्जर्वेशन जो है वो ये थी कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो सीधे गुजर जाते हैं। अगर आप देखें टोटल जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। टोटल 8 जो है अल्फ़ा पार्टिकल है, और उसमें से 5 जो है वो सीधे गुजर गए हैं, ठीक है जी। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं लार्ज एंगल पर, ठीक है जी। ये भी लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गया और ये भी लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गया, कुछ स्मॉलर एंगल पर भी डिफ्लेक्ट हो जाते हैं वैसे। तो लार्ज एंगल या स्मॉलर एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं बहुत ही कम, ऑलमोस्ट आपकी 9th क्लास के अंदर लिखा हुआ है ऑलमोस्ट 10,000 में से सिर्फ एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा होता है जो कि बाउंस बैक होकर वापस चला जाता है, ठीक है जी। तो 3 मेजर ऑब्जर्वेशन थी, ज़्यादातर पार्टिकल्स सीधे गुजर जाते हैं, कुछ जो है लार्ज एंगल, कुछ स्मॉल एंगल पर मुड़ जाते हैं, और कुछ बहुत ही कम अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो बाउंस बैक होकर वापस चले जाते हैं। ये हमारी ऑब्जर्वेशंस थी 3। तो आप जो है 9th क्लास के अंदर या की बुक आपके पास कॉलेज केमिस्ट्री हो, स्कॉलर केमिस्ट्री हो, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम इस ऑब्जर्वेशन से हम कंक्लूजन्स जो है वो क्या निकाल सकते हैं वो हम देखते हैं। तो पहली चीज़, ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल सीधे गुजर गए थे, मैंने अभी आपको बताया कि 5 पार्टिकल्स तकरीबन सीधे गुजर गए हैं 8 में से।
तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेंट थ्रू अनडिफ्लेक्टेड, वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सो मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, उनको किसी किस्म की दिक्कत ही नहीं हो रही, तो इसलिए वो क्या हुआ है, वो सीधे गुजर गए हैं। समझ में आ रही बात? और उसके बाद दूसरा पॉइंट कि डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल एट लार्ज एंगल, मुड़ जाना, एंगल्स पर मुड़ जाना, वो किस वजह से हुआ है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल की बात करें तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जाहिर सी बात है सेंटर में कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये भी पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, लार्ज एंगल या स्मॉलर एंगल जो भी कह दें आप। ठीक है जी। तो डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल एट लार्ज एंगल या स्मॉलर एंगल सजेस्ट दैट सेंटर ऑफ एटम कंटेन पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ एटम के पास क्या मौजूद है? पॉजिटिव चार्ज है, दैट डिफ्लेक्ट्स अल्फा पार्टिकल। ठीक है जी, जो कि अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी क्या है? आल्सो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव रिपेल करते हैं, डिफ्लेक्शन हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट क्या था जी? बाउंस बैक होना। तो बाउंस बैक होने से क्या होगा कि फ्यू डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड, कुछ जो है बैकवर्ड चले जाते हैं। वो डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड का मतलब क्या है कि शो दैट अल्फा पार्टिकल हैव कोलाइडेड विद सेंट्रल हैवी पोर्शन ऑफ एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस से जाके टकराए हैं और वो बहुत हैवी पोर्शन है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं, फॉर एग्जांपल एक तरफ से ट्रक आ रहा है और एक साइड से साइकिल आ रही है। ठीक है जी। या फिर हम कह देते हैं कि एक तरफ से जो है ना फुटबॉल आ रही है और एक साइड से जो रबड़ की छोटी गेंद है वो आ रही है। ठीक है जी, दोनों आपस में टकराते हैं। अब आप मुझे बताएं कि कौन चीज़ पीछे जाएगी? क्या फुटबॉल पीछे जाएगा? मतलब दोनों आपस में टकराते हैं। ठीक है जी, तो आप मुझे बताएं कि कौन जो है वो पीछे जाएगा? या हम बात करते हैं कि हम गेंद जो है दीवार पे जाके मारते हैं, तो दीवार पर जब मारते हैं तो गेंद वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि दीवार जो है उसका मास बहुत ज़्यादा है, वो दीवार को आगे की तरफ सरका नहीं सकती, इसलिए बॉल जो है वो वापस आ जाती है। तो यहाँ पर भी जो न्यूक्लियस है बहुत हैवी है, हैवी होने की वजह से जब अल्फा पार्टिकल को गिराते हैं वो टकरा के वापस आ जाएगा, लेकिन उसको आगे नहीं कर सकता न्यूक्लियस को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी है। समझ में आ रही बात? तो वो बाउंस बैक होने का मतलब ये है कि आगे कोई हैवी चीज़ पड़ी है, इसलिए वो वापस आ गया टकरा के, नहीं तो उसको आगे भेज देता या उसके साथ आगे मूव कर जाता। ठीक है जी। तो इसलिए कि वो डिफ्लेक्ट बैकवर्ड हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि सेंटर के अंदर क्या मौजूद है? हैवी पोर्शन, जिसको हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस कह रहे हैं। और यहाँ से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। ठीक है जी। ओवरऑल हमने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी, तो न्यूक्लियस की यहाँ पर डिस्कवरी हो गई। उसके बाद रदरफोर्ड ने ही प्लेनेटरी मॉडल जो है वो एटम का बताया था। प्लेनेटरी मॉडल जो है एज सोलर सिस्टम जैसा होता है ना, प्लेनेटरी मतलब जो है ना प्लैनेट्स का सिस्टम जो होता है उसको प्लेनेटरी सिस्टम कहते हैं। तो सोलर सिस्टम जैसा ही है। ठीक है, सिमिलर टू सोलर सिस्टम। अब इसमें होता क्या है? इसमें सेंटर में क्या मौजूद होता है? एक छोटा सा न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होते हैं, प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और बाहर ऑर्बिट्स में क्या घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्जेस घूम रहे होते हैं। ठीक है जी। टाइनी न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, ये छोटा सा न्यूक्लियस है और इसके गिर्द क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। एटम का और न्यूक्लियस के साइज का छोटा होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि न्यूक्लियस का साइज कितना है? 10⁻⁵15, और एटम का साइज कितना है? 10⁻⁻10। माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती है उतनी ही छोटी हो जाती है। तो न्यूक्लियस छोटा है और एटम क्या है? बड़ा है। और इस बात का अंदाजा एक और बात से आप लगा सकते हैं कि एक ग्राउंड है। ठीक है जी, एक पूरा ग्राउंड जो स्टेडियम होता है क्रिकेट मैच का या फुटबॉल मैच का, तो वो पूरा स्टेडियम है। ठीक है जी, और क्रिकेट मैच का हम ले लेते हैं, और आप मुझे बताएं कि वो अगर एटम है पूरा स्टेडियम, तो न्यूक्लियस उसके अंदर कितना बड़ा होगा? तो आपके अंदाजे के मुताबिक शायद जो है ना, आपके मुताबिक जो है एक पिच जितना या एक जो है ना गोल्ड बाउंड्री जितना जो है वो बड़ा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे स्टेडियम के अंदर आप पिच के ऊपर एक छोटा सा मटर का दाना रखेंगे ना, तो मटर का दाना और पूरे स्टेडियम का जो कंपैरिजन बनता है न्यूक्लियस और एटम का, ये कंपैरिजन बनता है, तो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है जी। उसके बाद न्यूट्रल एटम, एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल प्रॉपर्टी सजेस्ट करती है कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है? सेम होती है। मतलब पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस जब इक्वल होंगे तभी जो है वो क्या होगा? एटम न्यूट्रल होगा।
ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसके डिफेक्ट्स आ जाते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, कि ये जो एटॉमिक मॉडल है ये सारा डिस्कवर हो गया, मतलब न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी करनी थी वो कर दी थी, और उसके बाद उसने थोड़ी बहुत अपनी सजेशंस भी दे दी थी कि प्लेनेटरी मॉडल होता है, उसके अंदर जो है ना न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे होते हैं, और उसके बाद जो एटम है वो न्यूट्रल होता है। तो मतलब न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो दोनों इक्वल होगी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद इक्वल होगी। लेकिन आगे जो है वो क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, सॉरी डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ये जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है इसमें डिफेक्ट्स क्या क्या आते हैं। पहली बात, लॉ ऑफ ग्रेविटी और लॉ ऑफ मोशन, दोनों चीज़ें जो हम प्लैनेट्स की बात करते हैं ना कि ये सिमिलर टू सोलर सिस्टम है, तो वहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटी और लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहे होते हैं, और लॉ ऑफ ग्रेविटी और लॉ ऑफ मोशन जो है सिर्फ एप्लीकेबल है ऑन न्यूट्रल बॉडीज लाइक प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, ये सारी चीज़ों पर अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन नॉट एप्लीकेबल ऑन चार्ज बॉडीज जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स है, उन पर और फोर्सेस भी अप्लाई हो रही होती हैं, इसलिए वहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटी और लॉ ऑफ मोशन फॉलो नहीं हो सकते इसके मुताबिक। ठीक है जी। दूसरी चीज़, सेकंड इसका डिफेक्ट क्या है, सेकंड डिफेक्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके मुताबिक ये था, अब जाहिर सी बात है बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो करीब आते रहेंगे न्यूक्लियस के, और जब वो करीब आते रहेंगे तो वो एनर्जी को रेडिएट करते रहेंगे। ठीक है जी, वो एनर्जी को क्या करते रहेंगे, निकालते रहेंगे, तो रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली, और जब रेडिएट कर रहे होंगे और वो अल्टीमेटली किस में आके गिर जाएंगे, न्यूक्लियस में आके गिर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट करते हुए न्यूक्लियस के करीब आते रहेंगे, एक्सेलरेट करते हुए न्यूक्लियस के करीब आते रहेंगे, और वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर गिर गए उसके बाद क्या होगा, हमने पढ़ा है एटम के दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस दूसरा ऑर्बिट्स। और ऑर्बिट्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स जहां पर घूमते हैं उनको ऑर्बिट्स कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके गिर गए तो क्या कहीं भी कोई ऑर्बिट्स मौजूद होंगे, नहीं, ऑर्बिट्स तो होंगे ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सारे न्यूक्लियस में आके गिर गए, और जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में आके गिर गए इसका मतलब ऑर्बिट्स खत्म हो गए, और अगर एक एटम का पार्ट खत्म हो गया तो ओवरऑल एटम ही खत्म हो गया। ठीक है जी। जैसे यहां पर हीलियम एटम जो था ना उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, सिर्फ हीलियम एटम का न्यूक्लियस बच गया, अब इसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, इसको हीलियम एटम कभी भी नहीं कहते हम, क्योंकि ऑर्बिट है ही नहीं। तो यहां पर भी जब इलेक्ट्रॉन घूम घूम के सारे जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो ऑर्बिट्स खत्म हो जाएंगे, और जब ऑर्बिट्स खत्म हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां से एटम ही खत्म हो गया, और जब एटम खत्म हो गया तो मतलब रदरफोर्ड नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा, एटम को तो अनस्टेबल कर दिया इसने। ये इसका क्या है, एक और डिफेक्ट है। थर्ड डिफेक्ट कि अगर ये एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, कि एटम क्या करते हैं, इफ रेडिएट कॉन्टिन्यूस एनर्जी, तो इनका जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो भी क्या आना चाहिए, कॉन्टिन्यूस आना चाहिए। स्पेक्ट्रम होता है जो रेडिएशंस निकलती है उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाना जो है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाइंस की सूरत में या ग्राफ की सूरत में जो दिखाते हैं हम, वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, वो स्पेक्ट्रम होता है। अब अगर ये कॉन्टिन्यूस एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं, मुसलसल एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम भी क्या होना चाहिए, मुसलसल होना चाहिए। लेकिन जो एटम है वो कौन सा स्पेक्ट्रम बनाते हैं, हमें पता है लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं एक्सपेरिमेंट के मुताबिक। तो इसलिए ये वाला भी डिफेक्ट आ गया है कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ना बनाने की वजह से एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, ये भी इसका क्या आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा। तो तीन डिफेक्ट हमने डिस्कस किए हैं। एक तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन जो है वो न्यूट्रल बॉडीज पर अप्लाई होता है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर तो अप्लाई होते ही नहीं है। दूसरा पॉइंट कि वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट करते हैं, और अगर रेडिएट करके इलेक्ट्रॉन सारे न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो ऑर्बिट्स ही नहीं रहेंगे, और अगर ऑर्बिट नहीं होंगे तो एटम नहीं होगा, और एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। और अगर ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए ना, लेकिन ये स्पेक्ट्रम कौन सा बनाता है, लाइन स्पेक्ट्रम। एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, तो ये भी इसका क्या है, एक डिफेक्ट है। तो ये हो गया हमारे पास रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जिसके अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी देख लिया, और लास्ट में हमने इसके डिफेक्ट्स देख लिए कि कौन कौन सी इसकी चीज़ें जो है जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है जी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम जो है इसके बाद प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।